बहुत ज़्यादा कुटाई होने के बाद मयंक के मोबाइल में फ़ोटो देखकर बिरजू बता देता है कि इसी आदमी ने मुझे पैसे दिए थे और यही मुझसे कहा था कि मुझे अमित के ऊपर नज़र रखनी है। वैसे तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रहकर कुछ और पैसे कमा सकते हो और मेरा यकीन मानो इस बार तुम काम वही करोगे जो अभी तक कर रहे थे, पर उसकी इंटेंशन सही होगी। बिरजू शायद अमित के कही बात समझ नहीं पाया था, सिवाय इसके कि उसके यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए वे लोग उसे एक मोटी रकम देने को तैयार थे। भैया जो ये खड़े हैं ना यहाँ एंग्री यंग मैन बन के, अमित की तरफ देखकर एक आंख विंग कर देता है पुलकित। अमित गुस्से से पुलकित को ही घूरने लगता है और मयंक पुलकित की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता है। उनके कहे का मतलब ही है कि तुम अभी फोन पर मुखबरी का काम करो जो पहले करत रहन, पर ई बार जैसा हम कहिस वो हिसाब से, और हे के बदले तुम्हें इतना पैसा मिलबो करा तुमका यहाँ फिर मजदूरी करे आवे का नाही। तुम अपन गांव जाई के आपन और आपन मेहरारू के खातिर एक ठो दुकनिया राख ले और आराम से दुकानदारी करते रहो। पुलकित ने बिरजू को उसी की भाषा में समझाते हुआ, पर भैया ये तो वही काम हुआ ना जेके खातिर आप हमका अब ही 5वें माले से फेंके जा रही। बिरजू भारी अचरज से पुलकित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ है, पर तुम जो अभी करोगे उससे किसी की जिंदगी पर चल रहे खतरों को कम किया जा सकता है और किसी की जान बचाने के लिए किया गया काम कभी गलत नहीं होता। मयंक ने संजीदा होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ससुर हम ये काम जरूर करब, हमरा किए गए पाप कछु कम हो जाएगा। बिरजू फौरन तैयार हो गया था। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मयंक और अमित दोनों भी बिरजू के अगल बगल बैठ गए थे। तुम अभी उसे फ़ोन करो और ध्यान रहे कि उसे शक नहीं होना चाहिए कि तुम इस वक्त रघुवंशी हाउस के सामने खड़े नहीं हो। मयंक ने बिरजू को उसका फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, और ध्यान रहे हाँ, कोई चालाकी नहीं, वरना तुम्हारे आका को तो मैं पताल से भी खोज के ले आऊँगा और तुम्हारा तो तुम सोच भी नहीं सकते ना वो हाल करूँगा मैं। अमित ने बिरजू को वार्न करते हुए कहा। बिरजू बस सशंकित नज़रों से अमित को देखता रह गया। ये यांगरी यांग मैन उसे फिर से कहीं 5वें माले से फेंकवा न दे। बिरजू बात करो। मयंक ने उसका ध्यान अमित पर से हटाते हुए फ़ोन पर किया। बिरजू ने फ़ोन मिलाकर दिया और खासकर मयंक और अमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमित की आंखों के लाल डोरे बता रहे थे कि वो किस तरह से खुद को रोके हुए था। काश कुछ ऐसा होता कि वो फ़ोन में घुस पाता तो आज वो उसे परलोक की सैर कराकर ही वापस आता। फ़ोन के उठते ही वहाँ कमरे में साइलेंस हो गया था। इस समय फ़ोन किया तूने और फिर मैंने तुझे मना किया था ना, तू मुझे फ़ोन नहीं करेगा, मैं तुझे फ़ोन करके खुद बात कर लूँगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से गुस्से से गुर्राती हुई आवाज़ आई, जिसे मयंक और अमित ने बड़ी आसानी से पहचान लिया था। वो क्या बात है ना साहब, आपको कुछ बताना था। बिरजू ने तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? उधर से रूखी सी आवाज़ आई। देखिए, यहाँ तो इस घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं और ऐसे में अब हमें लगता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि इस शादी की भागदौड़ में आपने जिस अमित रघुवंशी पर नज़र रखने के लिए कहा है ना मुझे, वो फिलहाल अभी घर से बाहर निकलने वाला नहीं है। वो तो कल रात से ही बाहर नहीं निकला। मुझे तो लगता है कि शादी के 50 काम होते हैं और वो उन्हीं में फंस गया है। तो कहाँ जाकर जासूसी करेगा अभी यह आदमी? जरूर उस डेविल के बहन की शादी होगी, पर मुझे उसके घर में शादी की सहनाइयाँ नहीं, बर्बादी की चीखें सुननी है, दिल्ली से लेकर मथुरा तक, और इसकी शुरुआत करने में जल्द आने वाला हूँ। और सुन, तू मुझे वहाँ के पल पल की खबर देते रहना। शादी है इसलिए वो चिकना ज़्यादा पर नहीं मार पाएगा, लेकिन फिर भी उसे हल्के में लेने की भूल मत करना। बराबर नज़र बनाए रखना उस अमित रघुवंशी पर। बहुत घमंड है ना उसे अपने डेविल होने पर, मुझे उसका ये घमंड तोड़ना ही होगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ उन तीनों लड़के के कानों में पिघला हुआ शीशा डालने का काम कर रही थी। अभी बिरजू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो कितने गलत आदमी का और कितने गलत कामों में साथ दे रहा था। भैया हमका माफ़ी दे दो, हम तो ससुरा बहुत बड़ा नालायक निकले जो 2 पैसा के चक्कर में इतना बड़ा गलत काम करने का आगे हमका बाके बिहारी नरक में भी जगह ना ही दिए ससुरा। बिरजू लड़कों के पैरों पर गिरते हुए बोला, अरे अरे अब बस बस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे सुधारने का तुम्हारे बाके बिहारी ने तुम्हें एक मौका भी दिया है। अब बस कुछ दिन तुम वही करो जो हमने कहा है तुमसे करने के लिए, और उसके बाद तुम चुपचाप यहाँ से अपने गाँव चले जाना। मयंक ने बिरजू को समझाते हुए कहा, इसके रहने का कहीं और इंतजाम करना होगा। कल से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू होगा और ऐसी हालत में ये यहाँ नहीं रुक सकता है। मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा। उसने अपने दोनों बॉडीगार्डों को अपने पास बुलाया और कहा कि इसे लेकर तुम दोनों मेरे विकासपुरी वाले फ्लैट पर चले जाओ। अब वो फ्लैट ही तुम तीनों का कुछ दिन के लिए ठिकाना है। ओके सर, कहते हुए दोनों बॉडीगार्ड बिरजू की तरफ चल दिए।
अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे रख लो, इसकी मरहम पट्टी करवा देना, और हाँ इसके लिए कुछ फ्रूट्स और फूड भी ले लेना। इतनी देर से बिरजू के लिए यंगरी यंगमैन बने हुए अमित ने उन बॉडीगार्डों को रोका और उनमें से एक को कुछ पैसे देते हुए कहा, याद रहे कोई कोताही नहीं चाहिए, मुझे हर हाल में ये 7 दिन शांति वाली चाहिए। ध्यान रहे कि बिरजू किसी भी हाल में बाहर वाले की नजर में नहीं आना चाहिए। और 8वें दिन इसे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठाने तक सब कुछ तुम दोनों की ही जिम्मेवारी है। मयंक ने एक बार फिर से दोनों बॉडीगार्ड को कड़ाई से समझाया। यू डोंट वरी सर, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, कहते हुए दोनों बॉडीगार्ड बिरजू को साथ लेकर वहां से चले गए। ओह नो यार, पुलकित एकदम से चौंक गया था उस आधी अधूरी बनी बिल्डिंग से बाहर निकलते ही। क्या हुआ पुलकित, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है? अमित को भी समझ में नहीं आया था उसका इस तरह से चौंकना। अंधेरा हो गया है डुगू, पुलकित अपने चारों तरफ देखते हुए बोला। डोंट टेल मी बाबा, तुझे अंधेरे से डर लगता है। अगर तुझे अंधेरे से डर लगता है तो फिर पीहू को कौन संभालेगा? हाँ, वो तो अंधेरे में एक कदम भी आगे नहीं रख सकती। गेस करो, अगर लाइट चली जाए और पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा छा जाए तो तुम दोनों क्या करोगे? पुलकित अमित के बिना पैर सिर की बातों को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था। तुम दोनों फिर ब्ला ब्ला खेलना अंधेरे में, इससे क्या होगा ना, तुम दोनों को फिर एक दूसरे से डर नहीं लगेगा। हा हा हा, वेरी फनी, पुलकित ने मुंह सिकोड़ कर कहा। रियली इट्स अ वेरी गुड आइडिया बाबा। अमित का पुलकित को इरिटेट करना जारी था। हो गया तेरा, तो अब चुपचाप घर चल। मैं बस ये कह रहा था कि अंधेरा हो गया और अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे। अभी तक तो सिर्फ तू ही गायब होता था, और वो भी सिर्फ परिवार के लोगों के सामने, और आज 3-3 लोग गायब है, वो भी पूरी बारात के सामने। किस किस को जवाब देते फिरेंगे यार? पुलकित की बात सुनकर अमित बिल्कुल शांत खड़ा हो गया था। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, खाना खाकर मुझे रूम में जाना है बस। और अगर किसी को लगता है कि मैं अक्खड़ हूँ, हमेशा एटीट्यूड में रहता हूँ, तो हाँ, अमित रघुवंशी ऐसा ही है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। ट्रू डेविल की एरोगेंसी की दुकान कभी बंद नहीं होगा। इस लड़के के पास किसी भी बात का कोई सीधा जवाब तो होता नहीं है, और इसी के नक्शे कदम पे चलती है इसकी नकचड़ी बहन। मतलब बिना मतलब के नाराज हुए बैठी है, सामने भी नहीं आ रही है, बात भी नहीं कर रही है, और फिर चाह रही है कि मैं ही उसे मनाऊं। इसने तो मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले ही आतंक मचाना शुरू कर दिया है। कैसे कटेगी मेरी मासूम से बच्चे से उस शैतान की नानी के साथ? पुलकित मन ही मन उस डेविल को और उसकी बहन को आपस में कंपेयर कर रहा था कि मयंक पार्किंग एरिया से गाड़ी लेकर आ गया और दोनों लड़के गाड़ी में चुपचाप बैठकर रघुवंशी हाउस की तरफ निकल गए। बातों में टाइम का कुछ भी पता ही नहीं चला। अवनी के भी 3 बार फोन आ चुके और मैसेज करके भी पूछ चुकी है कि हम लोग कब आ रहे हैं। मयंक ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सबके कान में ये बात डाल दी थी। आप कह दीजिए कि आप हम दोनों को अपने ऑफिस की कंस्ट्रक्शन साइट दिखाने के लिए ले गए थे, बस उसी में देर हो गई। अमित ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया और चुप हो गया। सही है डेविल, साले इतनी टेंशन में भी तेरा दिमाग बिल्कुल मस्त और सॉलिड चलता है। हाँ, पुलकित मन ही मन मुस्कुरा दिया था अमित का एक्सक्यूज सुनकर। तीनों ही एक साथ घर में घुसे तो जाहिर सी बात थी कि सबकी नजरें उनके साथ मुड़ गई। कहाँ रह गए थे आप तीनों? हाँ, सब लोग कब से इंतजार कर रहे हैं आप दोनों का। अवनी ने जब उन तीनों को देखा तो सबसे ज्यादा रिलैक्स उसे ही फील हुआ। बस इन दोनों को वहाँ नई ऑफिस साइड लेकर गया था तो वहाँ से आने में थोड़ी देर हो गई। यूं तो मयंक अवनी से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अवनी के पीछे और भी कई जग्गा जासूस अपने अपने एंटीने खड़े करके जानने के फिराक में थे कि आखिर ये त्रिमूर्ति कहाँ से आ रही है। इसलिए उसने अमित की जुबान बोल दी थी। कोई बात नहीं, दिल्ली की सड़कों पर तो ये ट्रैफिक आम बात हो गई है। अब बच्चों तुम लोग जाकर हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। कविता जी ने बात टालने की गरज कहा और उन तीनों को वहां से अंदर जाने के लिए बोल दी। रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालने में अपना परम धर्म मानते हैं। जो लोग अवेलेबल होते जा रहे थे वे सब खाना खाते जा रहे थे। बच्चों और बुजुर्गों ने पहले ही खाना खा लिया था। उसके बाद अखिलेश जी, किशोर जी, मयंक के फूफा, राजेश जी और अमित के मामा जी ने खाना खाया। अब ये लड़के ही रह गए थे खाना खाने के लिए, जो अभी सोफे पर बैठ के धीमे आवाज में कुछ कुछ गुपचुप कर रहे थे। अरे छोरो के बातन से ही पेट भरोगे, थाम लो। थारी गुपचुप बात करने की स्टाइल तो हमारी छोरियों को भी फेल कर देगा से। दूर कुर्सी पर बैठी दादी कब से इन तीनों की खुसर फुसर सुन रही थी। मतलब इंतजार कर रही थी कि कब ये तीनों सीधे होकर बैठ जाएं और अपने अपने खाने की बारी का इंतजार करें। पर उन तीनों की तल्लीनता को देखकर ये लग तो नहीं रहा था। वो वहां बैठकर खाना खाने का इंतजार कर रहे थे और फिर हड़ मारकर मारी भुल्ली दादी नो बीच में कूदना ही पड़ गयो। अब जी दादी, बस जा ही रहे हैं, मयंक ने अचकचाते हुए कहा। उसे दादी और उनके पंगों के बारे में कम अनुभव था, सो बेचारा एक ही बार में हड़बड़ा गया था। अरे आ जाओ बच्चों, खाना खा लो आकर, अनुराधा जी बच्चों का प्लेट लगाते हुए बोली। अरे अनु, ये तुम क्या कर रही हो? तुम वहाँ आराम से बैठो ना, हो जाएगा सब।
कविता जी अनुराधा जी के हाथों से खाने की प्लेटें छुड़ाते हुए बोली। हाँ मासी, आप रहने दीजिए ना, हम सब कर लेंगे। आप बस बताते जाइए अगर आपको कहीं कुछ कम लगे तो। अवनी भी पीछे से दाल और सब्जी के बाउल लाते हुए बोली। अच्छा, तो मतलब तुम लोग मुझे डिफिकल्ट सास बनाने पर तुली हो? अनुराधा जी अपने हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। तीनों लड़के खाने की टेबल पर बैठकर यह मेलो ड्रामा देख रहे थे, पर अमित का इन सब में 1% भी मन नहीं लग रहा था। वो नजर बचाकर रह रहकर किचन की तरफ देखता, पर उसे वहां सोनम दिख ही नहीं रही थी। कविता, सोच ले, अगर मैं डिफिकल्ट सास वाले कैरेक्टर में आ गई ना, तो तू फिर मेरे नखरे उठाते उठाते थक जाएगी। हाँ, अनुराधा जी अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली। कैसी बातें कर रही है अनु, तेरे लिए तो मुझे कुछ भी करना अच्छा लगता है, और अब तो तू मेरे बच्ची की सासू माँ बनने जा रही है। कविता जी अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि अनुराधा जी उन्हें चुप कराते हुए ही बोल पड़ी। बस बस, तू मुझे सास बना के ना बुढ़िया मत बना। जैसे मैं पुलकित के लिए अभी तक मासी बन के रही हूँ ना, वैसे ही मैं पीहू की भी मासी माँ बनकर ही रहूंगी। इसलिए अब तू ये टोका टाकी बंद कर और मुझे मेरा काम करने दे। वैसे भी शादी वाले घर में 50 काम होते हैं, तू अकेले क्या क्या करेगी? फिर उन्होंने कविता जी के कान में धीरे से कहते हुए कहा, हाँ, अगर तुझे पुलकित के रिश्तेदारों का सेवा करने का मन कर रहा है ना, तो फिर लाई हो ना राजेश जीजाजी और कुसुम दीदी को साथ। खूब मेहमान नवाजी कर लेना। अनुराधा जी की बात सुनकर कविता जी हंसने लगी थी। अरे यार, धीमे धीमे हंस, कुसुम जीजी ना जल्दी जान जाती हैं कि यहाँ जो भी बातचीत चल रहा है ना उनके बारे में ही चल रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अनु ने कवि को टोक दिया था। थोड़ी देर में दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी थी। मासी, अब हंसना हो गया हो तो प्लीज खाना दे दीजिए। पुलकित को अब सच में भूख लगने लगी थी। अब सॉरी बेटा, हम दोनों जरा बातों में बिजी हो गए थे, कविता जी ने मुस्कुराते हुए सॉरी कहा और उन तीनों के खाने की प्लेट लगाने लगी। नाइस ना, ये पुरानी दोस्ती भी ना किसी पुराने शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी उतना ही मीठा। मयंक खाना खाते खाते अनुराधा जी और कविता जी की तरफ गौर से देख रहा था, जो अभी शायद शादी में आए हुए पुलकित के बुआ जी और फूफा जी के बारे में ही बातें कर करके हंस रही थी। सही कहा आपने मयंक, देखिएगा कुछ दिन बाद हम लोगों का ग्रुप भी इसी तरह मस्ती करते हुए नजर आएगा। पुलकित भी मुस्कुरा उठा था अनुराधा और कविता जी की मस्ती को देखकर। मैं भी। मयंक ने सवालिया नज़रों से पुलकित की तरफ देखा। अब खुश मयंक, अब तो आप भी हमारे ग्रुप से जुड़ गए, तो जो भी सियापे होंगे, घोटाले होंगे, उन सब में आपका भी नाम आएगा, और इन्हीं की खट्टी मीठी यादें हम भी कुछ इसी तरह से शेयर करेंगे जैसे माँ और मासी कर रही हैं। पुलकित आंखों में चमक लिए मयंक की तरफ देखते हुए बोला, और फिर अमित की तरफ घूमते हुए बोला, है ना डुगू, पर उसके बगल वाली कुर्सी तो खाली थी। पुलकित ने हैरान होकर बेसिन की तरफ देखा तो डुगू वहाँ खड़ा होकर हाथ धो रहा था और टॉवल से हाथ पोंछकर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। ये भी ना अजीब है एकदम। पुलकित ने अमित की तरफ देखा। समझ सकता हूँ इस वक्त अमित के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें भी कुछ वक्त खुद के लिए चाहिए। मयंक मुस्कुराकर बोला और वो भी हाथ धोने के लिए चला गया। बाबा जी दोनों उठ के जा चुके हैं और तुम हो के अबाऊ बैठे हो। बेटा जल्दी उठे लो, ना ही तो इज्जत का फलूदा बाने में तनिको देर ना ही लागत। पुलकित खुद ही मनी मन सोच कर उठ गया। अब घर में लोग पहले से ज्यादा थे तो खाने पीने में तो देर लगनी ही थी, और फिर बीच बीच में किसी न किसी की कोई न कोई फरमाइश, कोई चाय मांग रहा है तो किसी को कोल्ड कॉफी की तलब लगी हुई है, तो किसी को गर्मा गर्म केसर वाला दूध चाहिए। आ ही जाती थी, किचन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, और इन सब में सोमित का दिमाग खराब हुए जा रहा था। सोनम किचन में खड़ी खड़ी परेशान हो रही थी। एक तो अमित शाम को ही नाराज होकर उससे पता नहीं कहाँ चले गए थे, और अब इतनी देर हो गई है कि पता ना कहीं सो ही ना गए हो, और वो अपनी सफाई में कुछ कह भी ना पाए। उधर कमरे में अमित थोड़ा सा परेशान था कि सोनम अभी तक क्यों नहीं आई, और बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि जब वो जानती है कि उन्हें मुझसे बात करनी है और मैं कमरे में उनका इंतजार कर रहा हूँ तो अभी तक आई क्यों नहीं है। सोचते हुए इधर से उधर चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था। अरे थम्स अप बस करो और जाके अपने अपने बिस्तरों पर लेटो। अरे बाबा जी का ढाबा समझ रखो से के, जे बार बार कभी चाय वास्ते तो कभी लस्सी वास्ते मुंह उठाए चले यार ऐसे। जाओ रे जाओ, सब सोने वास्ते जाओ, दादी ने अपनी छड़ी दिखाते हुए और थोड़ा गुस्से में कहा, और इसके साथ ही कुछ रिश्तेदार और कुछ बच्चे अपने अपने बिस्तरों की तरफ निकल लिए। हो थैंक यू दादी, आपने बचा लिया, वरना मुझे नहीं लगा था कि इनमें से कोई भी यहाँ से हिलने वाला था। पीहू ने दादी को गले लगाते हुए कहा, ये सब थारी माँ के कारण से, कभी किसी को मना करना सीखा नहीं कोड़ी ने, लाख बार समझायो मारी तरिया मुंह पे ना बोलना सीख ले, पर ना थारी मानू को मारे तो कोई बात माननी को नहीं। दादी ने एक और मुंह नीचे करके खड़ी कविता जी की ओर देखते हुए कहा। कविता जी आगे आकर दादी के गले लग गई और बोली कि आप है ना माँ।
मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए, तो फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जी सब बात छोड़, थम भी जल्दी खाना खा ले और थम सब भी जल्दी खाना खा के आराम कर, घनी रात हो रही से। रे मार हराम जी, मारे बात तो मारे घर की लुटिया डुब्बी डुब्बी से, जे मरे अखिल के बिंदड़ी से किसी काम की कोड़ी। दादी धीरे धीरे अपनी छड़ी टकटकाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। देख रही हो तुम सब, ये सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। सब सास ऐसी ही होती है, बहू पर अपना एकाधिकार समझती है, खुद की बहू को किसी और से टॉर्चर होते नहीं देख सकती, पर हाँ, खुद टॉर्चर करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। कविता जी ने शरारती मुस्कान से कहा। वैसे किस किस की सास ऐसी है, कमेंट में बताना। जो प्यार तो अपने बहू से खूब करती हैं, लेकिन हर वक्त डांटते ही रहती हैं। ओहो माँ, इसका मतलब अब आप भी जाने मन के साथ ऐसा ही करेंगी जैसा कि दादी आपके साथ करते हैं? पीहू ने घबराकर कविता जी की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ सोनू के साथ। हाँ, मेरे केस में तुम्हारे पाप बहुत अच्छे हैं। तो जो भी गलतियाँ होती थी ना, वो मुझसे ही होती थी और अखिल जी उन्हें छुपाने की पूरी कोशिश करते थे, पर माँ की तेज नज़रों से कुछ भी नहीं बच पाता था। पर सोनू के केस में मेरा लड़का ही नालायक है। पता नहीं कहाँ का गुस्सा भरे रहता है अपने दिमाग में और सड़ूपन अपने व्यवहार में। पर मेरी बहू तो बिल्कुल शांत, मीठे पानी का बहता हुआ सोता है। कोई कितना भी जलता हुआ अपने मन में आग लेकर इसके पास आएगा, वो एकदम से शांत ही हो जाएगा। सोनम कविता जी के गले से लग गई, पर उसके मन में यही चल रहा था कि पता नहीं आज साहिब उसकी बात सुनेंगे भी या नहीं। घर के सब महिलाओं ने खाना खाया और सब अपने अपने कमरों में चले गए। भाभी, हमें डर लग रहा है अंदर रूम में जाने से। सोनम अवनी की तरफ देखते हुए बोली। अरे परेशान मत हो बेटू, डुग्गू उस समय गुस्सा था, पर अब तो काफ़ी देर हो गई है। मुझे लग रहा है कि अब तक उसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, अवनी सोनम को समझाती है। हाँ भाभी, अद्दी सही बोल रही है, और हो सकता है भाई तो अब तक सो भी गए हों। टाइम तो देखो 12 से ऊपर बज चुके हैं। पीहू ने सोनम को टेंशन फ्री होने के लिए कहा। अब चलो तुमसे भी बहुत आराम कर लो, बहुत रात हो चुकी है, और वैसे भी कल से पीहू की शादी की रस्में भी शुरू हो रही है, तो कल से तो किसी के पास गुस्सा होने का भी टाइम नहीं होगा। अवनी ने शरारत से पीहू को देखते हुए कहा, तो पीहू झेप गई। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। और वो वहाँ से शर्माते हुए भाग गई। देख लो, सबको अपने शरारतों से परेशान करती रहती है, और जब अपना नंबर आया तो कैसे भाग गई। अवनी पीहू को वहाँ से भागते हुए देखकर हंसने लगी थी। भाभी, आप भी जाइए, सो जाइए, सोनम ने कहा। अब तुम भी जाकर आराम कर लो और डुग्गू को अपनी तरफ से सब बातें क्लियर कर देना। जी, गुड नाइट। सोनम ने अवनी को गुड नाइट बोला और धड़कते दिल और दबे कदमों के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई। पीहू का रूम देखो तो कितने बड़े वाले नालायक हैं हमारे होने वाले। वो आज भी आए, इतना टाइम हो गया और एक सॉरी बोलने में कितनी टाइम लगा रहे हैं। पीहू खुद में बड़बड़ाते हुए अपना बिस्तर सही कर रही थी। तभी पीहू के फ़ोन की घंटी बजने लगी और उसने मोबाइल का रिंगटोन सुनकर झट से मोबाइल को साइलेंट कर दिया। ये अभी तक सो ही नहीं है, पीहू ने खुद से सोचा और फिर फ़ोन रिसीव कर लिया। कितनी देर लगा दी पीहू तुमने, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और यहाँ मच्छरों का अनवांटेड म्यूजिक सुन रहा हूँ। पुलकित ने बड़े अपनेपन से कहा। तो किसने कहा था तुमसे कि तुम मेरा वेट करो? हाँ, और देर तुम करते हो, मैं नहीं, समझे? पीहू ने फ़ोन पर ही बाबा जी की धज्जियाँ उड़ा दी। क्या यार पीहू, तुम उस बात को लेकर अभी तक गुस्सा छोड़ो भी यार। कल से हमारे शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, तुम वही पुरानी बातें लेकर बैठी हुई हो। पुलकित पीहू को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो छोटी सी बात थी पुलकित, मासी जी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही होंगी, और तुमने मुझे एक बार भी ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि फ़ोन मासी जी के पास है, तुम्हारे पास नहीं। पीहू उस रात की भड़ास आज की रात में निकाल रही थी। ओए पागल लड़की, जरा सी अक्ल हो तेरे दिमाग में तो उसका इस्तेमाल कर। खुद सोच कर देख, अगर मेरे पास फ़ोन होता और अगर मैं फ़ोन रिसीव करता तो मैं तुझसे कहता कि लो पीहू, मासी से बात कर लो, है ना? और तुम्हें पता चल जाता कि फ़ोन पर मासी है, मैं नहीं। पर पगलिया, फ़ोन तो मासी जी ने ही रिसीव किया था और बिना सोचे समझे तुम्हारा टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया। दूसरी तरफ कौन है? तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है ना? पुलकित ने थोड़ी तेज और गुस्से भरे आवाज़ में पीहू को उस रात के झमेले को समझा दिया था। ये सुनकर पीहू खामोश हो गई थी। ओ नो, मैं तो खमखा ही बेचारे बाबा जी पर गुस्सा हो गई थी। ओए, अब क्या हुआ मेरी बकबक एक्सप्रेस, चुप क्यों हो गई? और लगा लेना मेरे ऊपर 2-4 गंदे गंदे इल्ज़ाम। पुलकित को एहसास हो गया था कि पीहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी तो मैं कहूँ कि मिसेस सचान इतनी शांत कैसे खड़ी हैं।
पीहू फोन पकड़े पकड़े अपनी खिड़की पर आ गई थी। उसकी खिड़की से बगीचे का कुछ हिस्सा दिखता था और उसी बगीचे में पुलकित मच्छरों से 2-4 हाथ करते हुए मैदान में डटा खड़ा था। रिया ने जब पुलकित को वहाँ खड़े देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और पुलकित के चेहरे पर एक स्माइल ठहर गई। तुम जो हंसते तो मेरी जिंदगी महकने लगती है, तेरे होठों के शबनम से ये शान भी ढलने लगती है। रूठा न कर सनम हमसे कि हमें मनाना नहीं आता, तेरी आंखों की नमी हमें चुभने सी लगती है।